बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब डॉक्टर पटेल, माननीय श्री विलास शिंदे जी, इस यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ अधिकारीगण, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ और बाहर से जो रिसोर्स पर्सन्स आए हुए हैं, whether from GIZ and all other organizations, ladies and gentlemen, पहले तो मैं माननीय वाइस चांसलर साहब और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज आप सबने मुझे ये मौका दिया कि इस पावन और अनोखे अवसर पर मुझे आप लोगों ने निमंत्रण दिया और मुझे यहाँ उपस्थित होने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे ओर से और पूरे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का ओर से। थैंक यू वेरी मच टू ईच एंड एवरीवन। इस यूनिवर्सिटी पूरे भारतवर्ष में एक प्रीमियर और इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी है और उससे भी महत्वपूर्ण जो है, जो नए नए दिशा में काम करने की आज जरूरत है, जिसके बारे में माननीय शिंदे साहब ने भी बताया, माननीय वाइस चांसलर साहब ने भी बताया और मैं भी जो बताने जा रहा हूँ, MP के भी राहुल हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। वो सारे नए और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है उसको अपनाने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए, तो मैं उसके लिए आपके यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अब इसी के साथ साथ इस यूनिवर्सिटी का जो प्रतिष्ठा है और खास करके जिनके नाम से आप लोगों ने यूनिवर्सिटी का नामकरण किया है, उनको भी मैं आज मेरा नमन और मेरा होमेज ज्ञापन करना चाहता हूँ कि उनके नाम से और आप सबके प्रयास से इस यूनिवर्सिटी इतनी बढ़िया और इतना अच्छा काम कर रही है। यूनिवर्सिटी का कंट्रीब्यूशंस के बारे में मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। मैं केवल यहाँ बैठे बैठे यही सोच रहा था कि वो यूनिवर्सिटी सही में बहुत ही अच्छा काम कर रही हो, तभी उन्हीं का कोई प्रोडक्ट, उनका ही कोई एक छात्र आज कुलपति वाइस चांसलर बने हुए हैं। तो इसके लिए आपको एक साथ और इस यूनिवर्सिटी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और खास करके माननीय विलास जी शिंदे साहब, वो भी आप ही का प्रोडक्ट है, तो इसका भी क्रेडिट आप ही को जाता है, आपके यूनिवर्सिटी को ही जाता है। उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शिंदे साहब ने और पाटिल साहब ने दो तीन जो महत्वपूर्ण बातें बताई, ये आप सबको समझना है और उसको अपनाने की जरूरत है। और परिषद मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, भारत सरकार का, यही कुछ चीजों के ऊपर कुछ समय से चिंतन मंथन, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में सोच रहा है। वह क्या, अगर थोड़ा बहुत आप भारतीय कृषि का इतिहास के बारे में जाने, और आप सब एग्रीकल्चर के स्टूडेंट रह चुके हैं, आप जानते भी हैं, भारतीय कृषि लगभग 11,000 साल पहले शुरू हुआ, 11,000 ईयर्स। उसका इतिहास लेखा जोखा हमारे पास नहीं है। जो थोड़ा बहुत लेखा जोखा है वो पिछले 3,000-4,000 साल का है। हमने शुरुआत किया था कृषि को व्यवसाय का रूप में नहीं, कृषि से हम आमदनी करेंगे, मुनाफा
पुरानी सोच में नहीं था। ये तो हम जीव जीवनम कृषि, कृषि हमारे जीवन का एक नियम है, उसी हिसाब से हमने शुरू किया। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाज द मोटो ऑफ इंडियन कल्चर। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। कभी भारतीय सभ्यता ने कि अमीर बनना है, व्यवसाय करना है, पैसा रोजगार करना है, बड़े अच्छे अच्छे माहौलों में रहना है, ये हमने उस समय अपनाया नहीं था, सोचा भी नहीं था कि प्लेन लिविंग होना चाहिए, सिंपल लिविंग होना चाहिए, लेकिन सोच हाई होनी चाहिए। ऐसा करते करते हमने काफी देर चलाया। इसका अलग फायदा है, आज भी उसकी जरूरत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आज उसकी जरूरत नहीं, आज भी जरूरत है और पूरे विश्व को आज उस सोच की जरूरत है। सिंपल लिविंग, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। लेकिन ये करते करते कृषि का उन्नति नहीं हो पाया। आज भी अगर आप देखेंगे, मोटे आंकड़े अगर मैं आपके सामने रखूं कि जो टोटल जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी जिसको कहा जाता है, उसका केवल 18% हिस्सेदारी कृषि का है, 18%। और उस 18% में कितने लोग रहते हैं, कितना लोगों का आजीविका उस 18% से है? कुछ लोग कहते हैं 50%, कुछ लोग कहते हैं 55%, कुछ लोग थोड़ा कम भी बताते हैं, तो चलिए एवरेज ले लेते हैं 50%। ये कुछ लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा किसान कौन है, इसका भी आज तक हमने सही डेफिनेशन, सही संज्ञा आज तक हमने नहीं निकाल पाया कि किसान है कौन। संख्या में नहीं जाते, डेफिनेशन में नहीं जाते, लेकिन 50% भी अगर मानते हैं तो 50% आबादी और 18% जीडीपी। इसका मतलब बाकी जो 82% जीडीपी और 50% आबादी, बाकी जो कृषि के क्षेत्र के बाहर है। तो अगर पर फार्मर आप इनकम कैलकुलेट करेंगे तो आप पाइएगा, जिस मोमेंट में आपने बता दिया कि एक किसान है, मतलब उनकी आमदनी, उनका रोजगार 1/4 से भी कम है दूसरे व्यवसाय, दूसरे क्षेत्र का कंपैरिजन में। किसान मतलब भारतीय डेफिनेशन में भी वो गरीब है। एवरेज इनकम लेवल नहीं कि 100% किसान गरीब, लेकिन वो 70%, 80%, 90% किसान उस हिसाब से गरीबी है। और इसीलिए पहले आप सबको पता भी होगा कि हम फूड ग्रेन के लिए भी बाकी देशों के ऊपर निर्भरशील रह गए अप टू 1960, 70, इवन अप टू 75, 80 तक। लेकिन फिर बीच में 65, 70 में दौर आया जिसको हम कहते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन, फॉलोड बाय व्हाइट रिवोल्यूशन एंड ब्लू रिवोल्यूशन, मेनी अदर रिवोल्यूशंस। उसमें हमारा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ा कि पिछले 2000 साल में हमने जितना प्रोडक्टिविटी गेन नहीं किया, उतनी प्रोडक्टिविटी गेन 65 से लेकर के 75 तक राइस और व्हीट का क्षेत्र में हमने 10 साल में कर दिया। एक बहुत ही बड़ा जंप है और उसका नतीजा आज जाके पहुंचा है कि आज चाहे वो सूखा पड़े, चाहे बाढ़ आ जाए, भारत फूड ग्रेन का मामले में आत्मनिर्भर है, स्वनिर्भर है। और साथ साथ कम से कम 15-20 देश आज दुनिया भर में ऐसे हैं जो भारत के फूड प्रोडक्शन के ऊपर नजर लगाए बैठे रहते हैं। अगर यहां तक प्रोडक्शन 5-10% कम हो गया तो हो सकता है भारत तो मैनेज कर लेगा, लेकिन वो अपना फूड सिक्योरिटी मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो पूरे विश्व का फूड सिक्योरिटी के मामले में आज भारत का स्थान यहां तक पहुंचा है कि हम ज्यादा चिंता नहीं करते। बाकी लोग ज्यादा चिंता करते हैं कि भारत में प्रोडक्शन 10% अगर घट जाए तो हमारे जो चावल, गेहूं, बाकी सब आ रहा था वो कहां से आएगा। और 5% अगर घट जाता है और भारत सरकार डिक्लेयर कर देती है कि हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, जैसे अभी कुछ दिन पहले राइस के मामले में हुआ, तो तुरंत ही नेक्स्ट डे राइस का जो प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में वो बढ़ता चला गया। 10%, 20%, 30% तक इंक्रीज हो गया एक निर्णय से कि भारत राइस एक्सपोर्ट
अभी बंद करने जा रहा है। तो ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ा उपलब्धि है। लेकिन आज जिस चीज की जरूरत है, ये तो एक पड़ाव था, अब एक दूसरे छलांग लगाने की जरूरत है। एक लेवल तक तो हम आत्मनिर्भर बन गए हैं, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और पिछले साल ही लगभग $50,000 मिलियन का एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर से हुआ है। लेकिन एक पड़ाव है, अब अगले पड़ाव, अगले छलांग अगर लगाना है तो आप लोगों ने ये जो शुरू किया है दिस वन, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द वे। यही तरीका है भारत की कृषि को अगर एक दूसरे छलांग लगाना है तो। दूसरे छलांग अगर लगाना है तो दो तीन चीजों की जरूरत है। एक तो आप लोग कभी, जो लोग फील्ड में स्पोर्टिंग इवेंट में भाग लेते हैं, लॉन्ग जंप लगाना चाहते हैं, मतलब आप लोग स्टूडेंट्स लाइफ में कभी ना कभी जरूर किए हों, तो जब आप छलांग लगाते हैं तो जहां से छलांग लगाते हैं वो बेस स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है। वो अगर वीक हो जाए ना, अब आगे नहीं बढ़ सकते। और न्यूटन का थर्ड लॉ है कि जितना बेस आपका स्ट्रांग होगा उतना ही आगे से आप तेजी से वो दूर तक जा सकते हैं। फॉर्चुनेटली आज भारत के कृषि की जो बेस है, दैट बेस इज स्ट्रांग, वो आपको छलांग लगाने के लिए मौका देता है और इतना पावरफुल हो तो बन चुका है। लेकिन दूसरा जो चाहिए वो चाहिए न्यू टेक्निक्स, न्यू साइंस, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू स्किल, जो अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारी यूनिवर्सिटीज ने और भारतीय परिषद ने, चाहे बिहार हो कोई भी हो, हमने उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिए थे। अभी तक हम वो जो ट्रेडिशनल हमारा थियोरेटिकल नॉलेज है उसी को ही ज़्यादा पढ़ा रहे थे, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हमने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। अब उसके कारण भी रहा होगा, इतिहास में जाने का जरूरत नहीं है, फायदा भी रहा होगा कि आज हम कम से कम स्वनिर्भर हो गए हैं। अब जब आगे की बारी है तो इस चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें नए टेक्नोलॉजी, चाहे ड्रोन्स हो, चाहे रोबोट्स हो, चाहे जीनोम एडिटिंग हो, चाहे प्रिसीजन एग्रीकल्चर हो, चाहे ड्रिप इरिगेशन हो, चाहे ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, ये सब के ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है। और हमारे जितने भी एग्रीकल्चर एजुकेशन कोर्सेज हैं वो सब में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम मस्ट बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस। और इसका जो भविष्य है वो केवल जो आपने इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स का जो बात किया है, आई थिंक दे आर गोइंग टू प्ले द क्रूशियल रोल्स इन ईयर्स टू। और इस सबको तैयार करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यूनिवर्सिटी का है, वो परिषद की है, वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन की है, जो काम हमें करना है। दो बातें मैं आइंस्टाइन का दोहराना चाहूंगा, व्हिच आर वेरी पर्टिनेंट व्हेन यू गो फॉर डेवलपमेंट। एक है कि हम जिस तरीके से काम कर रहे थे इसको उस तरीके से नहीं, दूसरे किसी तरीके से करना पड़ेगा। When Einstein said that if you repeat the same thing but expect a different result, so then you are an insane. ये हो नहीं सकता, क्योंकि साइंस है। अगर 2+2 हमेशा करते जाएंगे तो 2+2 4 4 4 4 4 ही आता जाएगा, 2+2 कभी 5 नहीं हो सकता। अगर आपको 2+2 5 करना है तब जिस तरीके से कर रहे थे उसको तो बदलना। You cannot do the same thing, repeat the same thing again and then expect a different result. No, it cannot happen. So think differently, do differently. And second one is, again, Einstein's के ये शब्द है, that you cannot solve a problem with the same knowledge with which you created it. कोई अगर समस्या पैदा हुआ है तो जिस लेवल ऑफ नॉलेज से आपने उस समस्या खड़े कर दिए थे उसका समाधान अगर करना है तो आपका नॉलेज लेवल कहीं और होना चाहिए। उस सेम नॉलेज लेवल से उस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि वो समस्या तो उसी नॉलेज से हुआ था। तो दूसरा नॉलेज चाहिए, दूसरे टेक्नोलॉजी चाहिए, दूसरा साइंस चाहिए, दूसरे स्किल चाहिए, और दूसरे इमर्जिंग यंग एंटरप्रेन्योर्स चाहिए।
हमारी भारतीय संस्कृति में हम लोग हमेशा कहते हैं कि बच्चों को माता पिता जैसे होना चाहिए। हर एक पिता चाहता है कि मेरा बच्चा लड़का लड़की हो मेरे तरह बने, माताएं भी यही चाहती है कि वो भी मेरे तरह बने। बट द रियलिटी इज वी शुड नॉट बी एक्सपेक्टिंग देम टू बी लाइक अस। ये कहा जाता है उसको अपनी तरह मत बनाइए, अपने तरह मत बनाइए क्योंकि उनको एक नए परिस्थिति में, नए सिचुएशन में, नए इकोसिस्टम में उनको जीना है। अगर मेरा वाला नॉलेज उनको दे दिया है और परिस्थिति इकोसिस्टम बदल गया है तो उस नए इकोसिस्टम में तो सर्वाइव नहीं कर पाए। इसलिए उनको नए स्किल दीजिए, नए नॉलेज दीजिए, नए टेक्नोलॉजी दीजिए, जो काम हमें आगे करना है। हर एक यूनिवर्सिटी को बदलने की जरूरत है, हर एक कोर्सेज को बदलने की जरूरत है, हमारे प्रोसेस को बदलने की जरूरत है और ये शुरुआत इसकी हो चुकी है। चूंकि भारत एक विशाल देश है, डाइवर्सिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी है, सब कुछ है, इतना आसान भी नहीं होगा और इतना जल्दी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जल्दीबाजी में कभी कभी काम थोड़ा गड़बड़ा जाता है, वो गड़बड़ काम भी नहीं करना चाहिए। जो चीज 100,000 साल से चला आ रहा है उसका आप अगर चाहते हैं कि 2 साल में बदल देंगे, उतना बदलना ठीक नहीं है। धीरे धीरे होना चाहिए और उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं। पूरे भारत सरकार और राज्य शासन जो भी है ये सब इसका संज्ञान ले चुके हैं कि अब हमें स्किल इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हमारे रिसर्च में नए प्रोडक्ट, नए टूल्स, नए टेक्निक्स की लाने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा जो ट्रेडिशनल ओल्ड नॉलेज था उनको टोटली भूल जाना है, बिल्कुल नहीं, उनका भी साथ में रखना है, लेकिन उनके साथ साथ न्यू साइंस को भी जोड़ना है, न्यू टूल्स को जोड़ना है, न्यू टेक्निक्स को भी जोड़ना है। और इसी उद्देश्य आप सबको पता होगा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है और एक बात जो अब हम सब ने इसको स्वीकार किया, एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है कि 2047 तक when this country will be celebrating centenary of its independence, by that time this country भारत should be a developed nation, एक विकसित देश होगा जब हम हमारी आजादी की 100 वर्ष बाद मनाएंगे 2047। और ये संभव है। ये संभव इसलिए है कि न्यू टूल्स, नए साइंस, नए टेक्निक आज हमारे पास है। मैं एक बात हमेशा कहता रहता हूं कि अगर भारत देश को विकसित भारत बनना है, if India has to transform itself into a developed nation, तो एक काम भारतीय कृषि को डेवलप किए बिना, भारतीय कृषि को विकसित किए बिना भारत विकसित नहीं हो सकता। If India has to become a developed nation, Indian agriculture has to become a developed nation fast। क्योंकि आज भी वही 50% लोग अगर कृषि के साथ जुड़े हुए हैं, उनको छोड़ करके तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको आगे बढ़ना है तो उनको साथ लेकर के आगे बढ़ना। तो उस दिशा में अगर काम करना है तो हम सबको साथ में लेकर के नए टूल्स, नए एंटरप्रेन्योर्स के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। तो आपके जो इमर्जिंग और यंग एंटरप्रेन्योर्स है, आने वाला 20, 22, 24 साल, 25 साल, तो ये उनका समय है, हमारे स्टूडेंट्स का समय है। और हम जरूर देखना चाहेंगे कि इस यूनिवर्सिटी से ना केवल एक विलास जी सिंधे बने, देयर शुड बी मेनी मोर विलास जी सिंधे, एंड ऑफ कोर्स देयर शुड बी मेनी मोर डॉक्टर पाटिल आल्सो फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। और ये संभव है, संभव होना चाहिए। और इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं। और परिषद की ओर से, भारतीय कृषि विज्ञान परिषद की ओर से जब कभी भी किसी सपोर्ट का जरूरत पड़ेगा, परिषद इस यूनिवर्सिटी के साथ, MPKB राव के साथ हमेशा पहले भी था, आज भी है और आगे भी खड़ा रहेगा। नाहेड एक स्टेप था और मैं जहां भी जाता हूं यूनिवर्सिटी में, नाहेड का बड़ा अच्छा परिणाम हमें
देखने को मिलता है। ना केवल कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ से जो फैकल्टीज बाहर गए हैं वहाँ से ट्रेनिंग लेकर के आए, स्टूडेंट्स भी जो बाहर गए हैं वहाँ का टेक्नोलॉजी दे करके फिर यहाँ आके अपना रिसर्च को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ये सब छोटे स्टेप्स हैं, इसमें पूरा चीज रातों रात नहीं बदल सकता, लेकिन एक कैटालिस्ट का रूप में ये जरूर काम कर सकता है। और हर एक चीज के लिए कैटालिस्ट का जरूरत होती है, एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत होती है उसमें। वो चिंगारी अगर सही जगह लग गया तो फिर वो आगे चल पड़े। वही चिंगारी लगाने की जो काम है वही काम इनहाइट और बाकी जो हमारे परिषद का जो प्रोग्राम्स होते हैं ये आपके साथ है। और मैं अंत में, चूंकि मैंने आइंस्टाइन का बात तो कह दिया, मैं गांधी जी का एक बात कहते हुए फिर अपना बात को समाप्त करना चाहूँगा। गांधी जी कहते थे कि जो कुछ करना है आप ही को। वो गांव घूमते थे उस समय भारत को इंडिपेंडेंट बनाने के, स्वाधीन बनाने के। तो किसी ने उनसे पूछा कि भारत अगर स्वाधीन बन गया तो सरकार हमारे लिए क्या करेगी? तो उनका जवाब होता था, सरकार आपके लिए कुछ नहीं करेगी। अगर आप लोग ये सोच के हमारे साथ दे रहे हैं कि सरकार आपके लिए सब कुछ कर देंगे तो फिर हमारे साथ आप लोग मत दीजिए, सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने कहा फिर सरकार बनाने का क्या फायदा, फिर इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है? तो कुछ मतलब है सरकार दो काम आपके लिए करे। एक काम कि मान लीजिए कोई पेड़ है और कोई आदमी उसके ऊपर चढ़ना चाहता है, भरपूर कोशिश कर रहा है लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है, उनका ताकत इतना नहीं है, लेकिन कोशिश पूरा 100% है। तो फिर सरकार उसको पीछे से थोड़ा सा सपोर्ट देंगे ताकि वो पेड़ के ऊपर वो चढ़ जाए, वो ब्रिज के ऊपर हो जाके चढ़ जाए। थोड़ा सा सपोर्ट का जो जरूरत है वो सपोर्ट सरकार आपको देगी, लेकिन प्रयास और शुरुआत मेहनत उन्हीं को करना है। सरकार आके मेहनत करके आपको घर में बैठे आपको पेड़ के ऊपर चढ़ा देंगे, नो, ये सोच कर बैठे हुए तो फिर आप भूल जाइए, कुछ नहीं हो सकता। मेहनत, प्रयास और शुरुआत आप ही को करना है। और कहते दूसरे काम जो सरकार करेगी वो है कि आप चढ़ने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई आपको चढ़ने नहीं दे रहा है पीछे से, उसको सरकार रोकेगी। कि कोई कोशिश कर रहा है उनको कोशिश करने दीजिए, आप बाधा मत डालिए उसके लिए। तो बाधा नहीं डालने देंगे और आपके जो प्रयास हैं उसको थोड़ा सा मदद दे देंगे ताकि आप ऊपर चढ़ जाए। हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है, आई नो देयर आर सेवरल चैलेंजेस। एग्रीकल्चर का चैलेंज तो है ही है, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे लो प्रोडक्टिविटी हो, देयर आर मेनी। बट इवन टू स्टार्ट वन एंटरप्रेन्योरशिप इज अगेन वेरी चैलेंजिंग। हम कितना भी बातें बोल दें कि बड़ा आसान है, सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल संभव नहीं होगा। आई हैव गॉट माय पर्सनल एक्सपीरियंस, उसके बारे में मैं बताऊंगा नहीं। बट देयर आर एन नंबर ऑफ चैलेंजेस। लेकिन ये चैलेंजेस को किस तरीके से उसका समाधान ढूंढा जाए, किस तरीके से उससे जूझते हुए आपको आगे बढ़ना है, इसका रास्ता भी आप ही को ही निकलना होगा। बाकी चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे सरकार हो, थोड़ा बहुत मदद, जैसे मैंने कहा, वो मदद आपको दे सकता है। पूरे के पूरे काम तो नहीं हो सकता, आप ही को करना है। और हमारे जो यंग जनरेशन है, एंड दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया टुडे, वी आर ए वेरी यंग नेशन। हमारे अराउंड 40-45% ऑफ पॉपुलेशन आज भी 25 इयर्स के नीचे है। तो और दे आर ऑल हाईली एंथुसियास्टिक, हाईली एनर्जेटिक। और यही लोग आज से 20-25 साल बाद जब 2047 आएगा, these are the people who are going to lead this country. And we have got enormous faith on all of these young, energetic, enthusiastic, skilled and knowledgeable youth. And this kind of workshop which we are initiating today is going to play the role of a catalyst, of igniting something which is within you. And for that, once again I congratulate the university और बाकी जितने भी लोग
इस कार्यक्रम के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में जुड़े हुए हैं, सबको मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, सबको मैं बहुत बहुत अभिनंदन और बधाई देना चाहता हूँ कि आप सबने इस तरह का कार्यक्रम करने का सोचा। और NPTEL Ravli, as I said, has always been in the forefront of developing new tools, new techniques, and not only in Maharashtra, you have played a major role for the whole country. Please keep it up. I wish each and every one of you all the best. Thank you very much. Jai Maharashtra, Jai Hind.